हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका चैप्टर 4 हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी हमने 8 लेक्चर डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया था इन 8 लेक्चर में कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस किसे कहते हैं। यूरोपीय यूनियन के बारे में डिस्कस किया था। यूरोपीय यूनियन का जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के, जैसे इकोनॉमिक सेक्टर में, इकोनॉमिक्स फील्ड में, पॉलिटिकल और मिलिट्री इफेक्ट पे भी हमने डिस्कस किया था। फिर हमने एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया रीजन, इन्फ्लुएंस और मिलिट्री इफेक्ट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। फिर हमने आसियान पे भी डिस्कस किया था, यानी कि इन लेक्चर 8 में हमने ये सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे इंडिया चाइना रिलेशंस के तक। फिर हमने क्या क्या डिस्कस किया था, चाइनीज इकोनॉमिक के बारे में भी डिस्कस किया था, यानी कि हमने जो लेक्चर 8 यानी कि जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने आसियान का क्या डायमेंशन है और क्या रोल है ये भी डिस्कस किया था। ये लेक्चर हमने 6 में डिस्कस किया था। लेक्चर 7 में हमने चाइना के इकोनॉमिक के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा लेक्चर 9 है, जिसमें हम जापान के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि 1945 के बाद वो एक सन राइजिंग की तरह इमर्ज होकर के आया, और चाइना के क्या जापान का कैसा रिलेशन है इंडिया के साथ, उसको हम कुछ पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटिकल के बेस पे डिस्कस करेंगे कि इंडिया और जापान का रिलेशन कैसा है। दूसरा, इकोनॉमिक के बेस पे। तीसरा, कल्चर के बेस पे। चौथा, डिफेंस के बेस पे। इन 4 पॉइंट्स में हम इंडिया और जापान के रिलेशंस को डिस्कस करेंगे, और जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा कि किस तरीके से और हम जापान और इंडिया के रिलेशंस को सुधार सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारा वीडियो किस पैटर्न में चलता है, और क्या-क्या हम इसमें यानी कि और क्या-क्या इस पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम संडे की बात करते हैं, हर संडे को हम 27 ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा 5 यूनिट में डिवाइडेड है। जो यूनिट हमारा 1 है, वो हमारा है अभी हिस्ट्री का। दूसरा यूनिट है हमारा पॉलिटिकल साइंस का। तीसरा यूनिट होगा हमारा जियोग्राफी का। और जो चौथा यूनिट है हमारा, वो होगा इकोनॉमिक्स। और जो यूनिट हमारा 5th होगा, वो है हमारा सी सेट। तो जो हमारा 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर है, उसको हमने 5 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। अभी हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा है, जिसमें हमने एशियन, मिडिवल, मॉडर्न, इन तीनों को कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा चल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसका हमने 9 लेक्चर डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने 1995 से लेकर के 2018 तक के 18 तक के क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस संडे हम क्या करेंगे, 9वें लेक्चर में, यानी कि अभी तक 8 लेक्चर डिस्कस किया है, 9वें लेक्चर में हम 2019 से 2021 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट संडे से हम अपना यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि पॉलिटिकल साइंस का होगा। इसी तरीके से हम अपना 27 ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस फिल्म्स भी कंप्लीट करते गए। उसके बाद बात करते हैं हम मंडे से लेकर के सैटरडे तक। इसमें हम एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी बुक कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने पॉलिटिकल की क्लास 6 से लेकर के, पॉलिटिकल साइंस की क्लास 6 से लेकर के क्लास 11th की फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों बुक को कंप्लीट कर लिया है। और इसी के पैरेलल में हम एक स्टैंडर्ड बुक लेकर के चल रहे हैं, वो है हमारा एम लक्ष्मीकांत, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक विद एमसीक्यू क्वेश्चंस, यानी कि प्रीलिम्स बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ डिस्कस किया है। और आपको जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 एम लक्ष्मीकांत के 2 टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। इस तरीके से हमने हमारी जो वीडियो सीरीज है वो चल रहा है, और ये सारे टॉपिक हमने अभी डिस्कस कर लिया। बाकी ये जो हमारा
प्रीलिम्स ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है, जिसमें हम 27 ईयर के जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं, आप उसको ऐसे ही यूनिट वाइज जो डिवाइडेड है उसको धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे ही हमारा पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? जियोग्राफी, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। और जब हमारा जियोग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा, तब हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? तो इस तरीके से हमारा जो वीडियो सीरीज है, वीडियो पैटर्न वो चल रहा है। ये सारे टॉपिक ऑलरेडी हमने इन 8 लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। आज हम जापान के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि जो जापान है वो किस तरीके से राइज हुआ। सनराइज की तरह जो जापान है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, किस तरीके से अपने आप को क्या है एक सनराइज की तरह उभरते हुए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जापान इमर्ज हुआ। अगर हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में, यानी कि 1945 में, तो जब यूएसए के द्वारा जापान पे 2 न्यूक्लियर वेपन गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो उसके बाद जापान की जो इकोनॉमिक स्थिति थी वो और ज़्यादा खराब हो गई। अगर हम जापान के बारे में बात करते हैं, तो जापान एक छोटा-सा देश है। इसका अगर हम एरियाज़ की बात करते हैं, कि एरिया की बात करते हैं, तो 3,77,765 किलोमीटर स्क्वायर में हमें देखने को मिलता है। इसकी पॉपुलेशंस की बात करते हैं, तो अप्रॉक्स 13 करोड़ के आसपास। तो जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो जब यूएसए के द्वारा जो 2 न्यूक्लियर वेपन गिराए गए थे जापान के ऊपर, नागासाकी और हिरोशिमा, तो जिसकी वजह से जापान को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस देखने को मिला था, और काफ़ी, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफ़ी हेवी लॉसेस हुए थे जापान को। लेकिन आज के टाइम पे अगर बात करते हैं, आज की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उसके बारे में बात करते हैं, तो जापान की इकोनॉमिक क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक में से एक मानी जाती है। यानी कि सबसे लार्ज इकोनॉमिक्स में से क्या मानी जाती है? एक मानी जाती है। तो जापान का जो हम आज के टाइम पे जो मेजर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, वो हम मोटरसाइकिल में जैसे होंडा हो गया, सुजुकी हो गया, फिर बात करते हैं सोनी। अगर हम इलेक्ट्रिक कंपनीज की बात करते हैं, तो सोनी देखने को मिलता है हमें, पैनासोनिक देखने को मिलता है, कैनन देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हमें जापान की देखने को मिलती है, जो कि एक वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो वो जापान को क्या है एक लार्जेस्ट इकोनॉमिक के रूप में जापान का राइजिंग। अगर आज हम वर्ल्ड में बात करते हैं, तो जो जैपनीज प्रोडक्ट है वो कहीं पूरे वर्ल्ड में हमें कहीं ना कहीं इसका एक इन्फ्लुएंस, यानी कि एक क्या है बढ़ता हुआ जो वस्तु है, इक्विपमेंट है, वो हमें देखने को मिलता है कि आज के टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे भी क्या है जो जैपनीज प्रोडक्ट है उसको लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि हम बाइक में होंडास की बात कर लेते हैं, कार्स में मारुति सुजुकी की बात करते हैं, सोनी, इन सबको काफी अच्छी कंपनियां मानी जाती है। तो यानी कि अगर बात करते हैं वर्ल्ड कि मार्केट में जैपनीज प्रोडक्ट का एक काफ़ी अच्छा क्या है हमें लोकप्रियता देखने को मिल रही है, जिसने काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था जैपनीज इकोनॉमिक को ग्रोथ करने में। अगर हम एशिया के रीजन्स में बात करते हैं, साउथ एशिया रीजन्स में एक जापान ही ऐसा नेशन है जो वर्ल्ड के 8 बड़े इकोनॉमिक्स नेशंस ग्रुप में क्या है, जापान उसमें शामिल है। यानी कि विश्व की जो 8 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उसमें भी जापान क्या है, एक मेंबर्स में शामिल है। फिर बात करते हैं जो यूनाइटेड नेशंस का जो बजट है, उसमें यूएसए के बाद जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशंस रहता है, वो किसका रहता है? जापान का देखने को मिलता है। 1947 के बाद 1947 के बाद अगर हम 1947 के बाद जो जापान में जो संविधान यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया गया, तो उन्होंने उसमें क्या लिखा कि उन्होंने वॉर को अवॉइड कर दी। यानी कि वॉर को अवॉइड करने की उनके द्वारा क्या कर दिया? घोषणा कर दिया कि यानी कि युद्ध के परित्याग की घोषणा जापान के कॉन्स्टिट्यूशंस में जापान के द्वारा कर दी गई। यानी कि अगर हम जापान के कॉन्स्टिट्यूशंस और प्रेम्बल की बात करते हैं, तो उसमें ये कहा गया कि हम जापान के लोग, यानी कि हम जापानी लोग हमेशा के लिए, यानी कि बात करते हैं हमेशा क्या करेंगे, शांति और विश्व के सभी देशों के साथ वो सहयोग को चाहते हैं। यानी कि अगर हम
जापान के कॉन्स्टिट्यूशन प्रेमल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें तो जापान के द्वारा अपने प्रेमल में ये कहा गया कि वो हमेशा ही शांति को प्रमोट करेंगे और हर एक देश के साथ क्या करेंगे, वो सहयोग करेंगे। उसके बाद वो क्या, फिर आगे की अगर हम आगे बात करते हैं तो जापान 1951 में 1951 में वे अमेरिका के साथ क्या है, एक डिफेंस ट्रीटी पे उनके द्वारा साइन किया, जिसमें अमेरिका ने जापान की सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा की क्या ली, गारंटी ली गई यूएसए के द्वारा, जिसके वजह से जापान इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से और उद्योग रूप से विकास कर पाना जापान के लिए एक क्या बन गया, एक मेजर एम बन गया, यानी कि एक मेजर एम बन गया। इसकी वजह से अगर आज के टाइम पे बात करते हैं तो जापान क्या है, हमें एक वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स में से एक देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या है, जापान का एक राइज हुआ, यानी कि जापान की जो इकोनॉमिक है एक सनराइज की तरह क्या हुआ, विश्व लेवल पे विश्व स्तर पे क्या है, उसकी इकोनॉमी के सनराइजिंग की तरह वो एक राइज करता हुआ नेशंस उभर करके आए। अब बात करते हैं इंडिया और जापान की जो रिलेशन है उसके बारे में। अगर हम इंडिया और जापान के रिलेशंस की बात करते हैं तो वो हमें हर एक फील्ड में देखने को यानी कि हर एक फील्ड में अच्छा रिलेशंस देखने को मिलता है। चाहे हम पॉलिटिकल लेवल पे बात कर लें, या फिर हम डिफेंस लेवल पे बात कर लें, या हम इकोनॉमिक लेवल पे बात कर लें, या फिर हम कल्चर लेवल की बात कर लें। तो हर एक लेवल पे अगर हम अपने रिलेशंस की बात करते हैं जापान के साथ, तो वो हमेशा ही क्या है, एक अच्छा लेवल देखने को यानी कि एक अच्छा रिलेशंस देखने को मिलता है। अगर हम इंडिया और जापान के रिलेशंस की बात करते हैं, या हम इसकी जो फ्रेंडली रिलेशंस है उसकी बात करते हैं, तो वो आज से ही नहीं, हमें वो सिक्स्थ जनरल सेंचुरी से ही देखने को मिलता है, यानी कि छठी शताब्दी से ही शुरू हुए थे। जब जापान के जो बौद्ध भिक्षुक थे, जब वो इंडिया के अंदर विजिट किया था, यानी कि जो बौद्धिस्ट मोक्ष जब जापानीज जो बौद्धिस्ट जो मोक्ष थे, जब वो इंडिया विजिट किए थे, उस टाइम से ही हमें क्या है, कल्चरली रूप से देखा जाए तो इंडिया और जापान का क्या है, एक फ्रेंडली रिलेशंस रहा है। दोनों कंट्री की बात करते हैं, दोनों कंट्री की जो एक हिस्टोरिकल एक लंबा हिस्टोरिकल रिलेशंस हमें फ्रेंडली रिलेशंस देखने को मिलता है इकोनॉमिक और कल्चर के एक्सचेंज में, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदान प्रदान दोनों में हमें देखने को मिलता है। अगर हम इन प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, रिसेंट टाइम की बात करते हैं, तो इंडिया और जो जापान का जो रिलेशनशिप है वो आज के टाइम पे काफी ज्यादा एक स्ट्रेंथ एक मजबूती के कगार पे हमें देखने को मिलता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे और ग्रोइंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लेवल पे एक अच्छा खासा हमें फ्रेंडली रिलेशंस जापान के साथ हमें देखने को मिलता है। यानी कि इंडिया और जो जापान का जो रिलेशन है वो यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और ग्रोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ पार्टनरशिप दोनों पे हमें एक अच्छा फ्रेंडली स्ट्रेंथ रिलेशनशिप हम देख सकते हैं। अगर हम पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करते हैं जो इंडिया और जापान के अंदर है, तो डे बाय डे क्या है, ये और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है इन कुछ सालों में देखने को हमें मिला। अगर बात करते हैं इंडिया जापान के द्वारा हमेशा ही इंडिया को यूनाइटेड नेशंस के अंदर परमानेंट यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबर बनने की सदस्यता में हमेशा से ही यानी कि यूएस हम जापान ने हमारे क्या किया, एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया। अगर हम दोनों कंट्रीज के द्वारा बात करते हैं, बहुत सारे वेरियस बायलैटरल एग्रीमेंट पे साइन किया गया है, जिसमें कि आपका क्या है, इकोनॉमिक पार्टनर यानी कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, फिर स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जिसमें अगर और हम ऐड कर सकते हैं, अगर हम एडिशनली बात करते हैं तो इंडिया और जापान के द्वारा रेगुलरली क्या किया जाता है, हाई लेवल पे बात करने के लिए क्या है, यानी कि डायलॉग मैग्नीशियम स्टैब्लिश की गई है बायलैटरल कॉर्पोरेशन के लिए। यानी कि अगर बात करते हैं इंडिया और जो जापान है, हाई लेवल पे डिप्लोमेटिक बात करने के लिए क्या किया गया है, बायलैटरल कॉर्पोरेशंस की स्थापना की गई है, जिसकी वजह से दोनों नेशंस जो भी मेन इश्यूज है उस पे वो क्या कर सके, बात कर सके। तो ये हमें पॉलिटिकल रिलेशंस के देखने को मिलता है। अगर हम इकोनॉमिक टाइज की बात करते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करते हैं, तो इंडिया और जापान दोनों ही क्या है, आज के टाइम पे दोनों के रिलेशंस इकोनॉमिक फील्ड में भी बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जैसे कि बात करते हैं इंडिया के अंदर, जापान क्या है, एक लार्जेस्ट इन्वेस्टर कंट्री के रूप में भी है। अगर बात करते हैं जो इंडिया के अंदर जो भी लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, तो उसमें एक जापान भी शामिल है।
अगर जिसमें बात करते हैं जो वेरियस सेक्टर जिसमें इंक्लूडिंग जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। ऑटोमोबाइल्स में आप होंडा कंपनी देख सकते हैं, फिर मारुति सुजुकी देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बहुत सारे जैसे कि मेट्रो ट्रेन देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी में आपका मेट्रो ट्रेन आ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी बिल्डिंग सब जो ब्रिज सब जो होते हैं उसमें भी आपको जैपनीज कंपनी का एक इम्पोर्टेंट रोल मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जैसे कि आपका अलग-अलग जो सोनी कंपनी हो गया, पैनासोनिक कंपनी हो गई, फिर मेट्रो ट्रेन हो गई। तो इस मार्केट में भी हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे रिलेशंस जापान और इंडिया का देख सकते हैं। फिर इंडिया के द्वारा जापान को क्या प्रोवाइड कराया गया, एक अट्रैक्टिव मार्केट प्रोवाइड कराया गया है कि आज के टाइम पे जो इंडिया के अंदर जो मिडिल क्लासेस जो ग्रोइंग लार्ज नंबर पे जो मिडिल क्लास ग्रोइंग हो रही है, उस रूप में क्या है इंडिया ने जापान को क्या है एक अट्रैक्टिव मार्केट प्रोवाइड कराई है, जिसकी वजह से जापानीज जो इन्वेस्टर है वो इंडिया के अंदर आकर के काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। फिर जैसे कि उसमें देख सकते हैं जो भी मेजर अगर बात करते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है दोनों कंट्री के बीच में जो साइन किए गए, जिसमें आप बात कर सकते हैं दिल्ली टू यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिर चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये सब आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक लेवल पे भी हमारे जो रिलेशन है जापान के साथ वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ पे यानी कि काफी ज्यादा फ्रेंडली और स्ट्रांग रिलेशंस हम देख सकते हैं। अगर कल्चर एक्सचेंजेस के बारे में बात करते हैं तो इंडिया और जापान क्या है 16th सेंचुरी से ही क्या है कल्चरली इनके रिलेशंस हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हमने बात किया था बौद्धिज्म की, जो बौद्धिज्म मोक्ष जब भारत के अंदर 16th सेंचुरी में आए थे उस टाइम से ही हमें क्या कल्चर के फील्ड में इंडिया और जापान का रिलेशन देखने को मिलता। जिस तरीके से बुद्धिज्म का राइज इंडिया के अंदर हुआ और आज के टाइम पे जो मेजर अगर हम रिलीजन की बात करते हैं जापान के अंदर किसको फॉलो किया जाता है, बौद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कल्चर के फील्ड में बात करें, वो हमारा इतिहास यानी कि इतिहास प्राचीन इतिहास से ही रहा है। अगर हम प्रेजेंट टाइम पे बात करते हैं, तो इंडियन फ़िल्म्स, फिर बात करते हैं टेलीविज़न शो, आज के टाइम पे जापान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। फिर बात करते हैं इंडिया के जो स्टूडेंट है जापान के अंदर जो स्टडीज़ कर रहे हैं और जो जापानीज़ स्टूडेंट है जो इंडिया के अंदर स्टडी कर रहे हैं, तो जिसके वजह से हमारे जो कल्चरली रिलेशन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं किसके साथ? जापान के साथ। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं इंडिया और जापान के रिलेशंस की, तो उनमें से एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन में से एक है। दोनों कंट्रीज़ के द्वारा रिऑर्गनाइज़ की जाती है बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग जो भी एक-दूसरे के साथ जो काम किए जाते हैं और ग्लोबल चैलेंजेस। अब डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल रीजंस क्या है? कैसे है हमारा अगर हम पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करते हैं जापान के साथ तो वो कैसा है? अगर हम इंडिया और जापान के पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करते हैं, तो दोनों ही देश एक-दूसरे के साथ क्या करते हैं शेयरिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं, वो भी कब से 2006 से। फिर बात करते हैं दोनों नेशंस के द्वारा हाई लेवल पॉलिटिकल एक्सचेंजेस किए जाते हैं। दोनों देश नेशंस क्या करते हैं जो भी वेरियस जो मल्टीलैटरल फॉर्म्स हैं, जिसमें आपका यूएनओ, G20, ईस्ट एशिया समिट, इन दोनों के द्वारा क्या है काफ़ी हाई लेवल पे इन दोनों नेशंस के द्वारा यानी कि अगर हम इंडिया और जापान के द्वारा बात करते हैं, दोनों नेशंस के द्वारा कॉर्पोरेट और रीजनल सिक्योरिटी जो भी वर्ल्ड लेवल की जो इश्यूज़ है, जैसे कि हमारा रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज़, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म पे एक दूसरे देश क्या करते हैं, कॉर्पोरेट करते हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें तो दोनों ही देश एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के विकास को क्या करते हैं विकास सहित प्रोजेक्ट यानी कि जो हम वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है दोनों देश के द्वारा इसमें क्या है इंक्लूडिंग जैसे कि आपका एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर और इन दोनों अगर हम दोनों नेशंस की जो मेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं मेन गोल की बात करते हैं एम की बात करते हैं तो वो क्या है कि एशिया और अफ्रीका को क्या करना है कनेक्ट करना यानी कि कनेक्टिविटी दोनों देश यानी कि एशिया और अफ्रीका की कनेक्टिविटी है। तो ये हम पॉलिटिकल लेवल पे दोनों देश नेशंस के रिलेशंस को देख सकते हैं। फिर वहीं पे अगर हम इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस यानी कि जापान और इंडिया के दोनों के बीच में हमें इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक सहयोग का जो स्तर है डे बाय डे क्या है बढ़ता जा रहा है। जापान और भारत में सबसे जो बड़े जो इन्वेस्टर में से एक है, यानी कि इंडिया के अंदर अगर हम सबसे बड़े इन्वेस्टर की बात करते हो तो उसमें से एक जापान भी निकल कर के आता है। फिर दोनों ही नेशंस के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है, अगर हम बात करते हैं जिसका निवेश मुख्य रूप से क्या है विनिर्माण बुनियादी ढांचे और सेवा क्षेत्र में पर भी केंद्रित है। दोनों देशों ने 2021 में यानी कि
इंडिया और जापान ने 2021 में क्या कर रखा था, एक एग्रीमेंट साइन किया था, एक बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट यानी कि एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें क्या-क्या इंक्लूड थे, इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग थे, जैसे आपका क कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि 2011 में साइन किया गया था। दोनों नेशंस के द्वारा बात करते हैं, मुंबई अहमदाबाद हाईवे यानी कि हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पे भी साइन किया गया। फिर बात करते हैं किसके ऊपर, फिर जैसे कि चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे भी साइन किया गया, मुंबई दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे साइन किया गया, स्मार्ट सिटीज के लिए भारत के अंदर साइंस किए गए। तो आज के टाइम पे अगर हम रिसेंट टाइम पे देखते हैं, तो इंडिया और जो जापान है, रिसेंटली टाइम पे इंडिया और जापान की जो इकोनॉमिक फील्ड में भी जो रिलेशन है, वो काफी ज्यादा क्या देखने को मिलते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं कल्चर के यानी कि कल्चर के बेस पे जो रिलेशन है, भारत और जापान के बीच में अगर हम कल्चरली बेस पे बात करते हैं, तो वो हम 6th सेंचुरी से ही देख सकते हैं। यानी कि जापान हमारे भारतीय संस्कृति से काफ़ी ज़्यादा क्या क्या रहा है, वो अट्रैक्टिव रहा है। खास तौर पे बौद्ध धर्म को लेकर के, योगा को लेकर के, फिर आयुर्वेदा को लेकर के। अगर हम रिसेंट कुछ सालों की बात करते हैं, तो इंडिया इसका विटनेस रहा है कि जापान का जो इंटरेस्ट है, वो भारत के कल्चर पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है। अगर दोनों देशों के द्वारा कहा जाए, यानी कि जो बोथ नेशंस हैं, इंडिया और जो जापान है, उन दोनों देशों के अगर दोनों देशों की बात करते हैं, तो दोनों देशों के बीच में मध्य क्या है, जो कल्चरली हमारा वो क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है, जिसमें भारत जापान महोत्सव भी शामिल है, जो दोनों देशों में उनकी संस्कृति विविधता का जो जश्न मनाते हैं, हर साल आयोजित किया जाता है। तो हम कल्चर सेक्टर में भी, कल्चर फील्ड में भी देख सकते हैं कि इंडिया और जो जापान के जो रिलेशन है, वो काफी ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है। अगर हम डिफेंस के फील्ड में बात करते हैं, अगर हम इंडिया जापान के डिफेंस रिलेशंस की बात करते हैं, तो उसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है, जैसे कि बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन, फिर हमें ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में देख सकते हैं, रीजनल सिक्योरिटी के फॉर्म में देख सकते हैं। फिर तो इन फील्ड में भी हम क्या कर सकते हैं, एक डिफेंस रिलेशंस देख सकते हैं इंडिया और जापान का। अगर हम अपने सबसे पहले पॉइंट बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशंस की बात करें, तो इंडिया और जापान के द्वारा दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या है, डिफेंस और सिक्योरिटी इश्यूज के साथ रेगुलर हाई लेवल स्पीड यानी कि हाई लेवल पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, डायलॉग्स यानी कि मिलने के बाद उस पे विचार करते हैं, और जो भी एक्सचेंजेस होते हैं उसको उसमें कॉर्पोरेट करते हैं। दोनों नेशंस के द्वारा क्या है, सर्वल बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट के पर साइन किया गया है कि जो दोनों देश है, डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट में एक दूसरे नेशंस का क्या करेंगे, वो कॉर्पोरेट करेंगे। तो इस तरीके से हमें बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशंस देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि 1992 में इंडिया और यूएसए जो मिलकर के मैरीटाइम एक्सरसाइज मालाबार एक्सरसाइज जो किया करते थे, जिसे और किस नाम से जानते हैं, ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा नाम है मालाबार। लेकिन 2015 में जापान भी मालाबार एक्सरसाइज में शामिल हो गया, जिसकी वजह से अब ये ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है, यानी कि मालाबार एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बायलैटरल एक्सरसाइज आज के टाइम पे हम किस-किस नेशंस में देख सकते हैं? तो इंडिया, यूएसए और जापान के बीच में देख सकते हैं। यानी कि 1992 से पहले ये जो एक्सरसाइज था, मालाबार एक्सरसाइज, ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ करता था। लेकिन 2015 में इसको जापान के द्वारा भी इसको जॉइन कर लिया गया। तो हमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में भी हम जापान के साथ अपने रिलेशंस को देख सकते हैं। फिर डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, तो जापान एक मेजर ऐसा नेशंस है जो कि डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी भारत को सप्लाई करता है। यानी कि इंडिया जिन जिन कंट्रीज से डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी परचेज करता है, उसमें जापान भी एक मेजर कंपनी है जो कि इंडिया को सप्लाई देता है, और दोनों नेशंस के द्वारा साइन किया गया एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, जिसमें क्या रखा गया कि जो फैसिलिटीज टू एक्सचेंज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एंड सप्लाई, यानी कि दोनों नेशंस एक दूसरे के साथ जो डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी है, उसमें वो एक्सचेंज करेंगे, कॉर्पोरेट करेंगे। फिर रीजनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंडिया और जापान शेयर कॉमन, यानी कि दोनों ही देश क्या करते हैं, एक कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं, मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी एशिया पैसिफिक रीजन्स के अंदर। दोनों ही देश जो वर्ल्ड चैलेंजेस है, जैसे कि प्रमोट टू
रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, यानी कि दोनों नेशंस क्या करते हैं, जो भी इंटरनेशनल रूल्स एंड ऑर्डर उसको प्रमोट करने के लिए, उसके ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि हम रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करते हैं, टेररिज्म कंट्रोल की बात करते हैं, साइबर अटैक यानी कि साइबर थ्रेट की बात करते हैं, मैरिटाइम सिक्योरिटी, तो इन सब के लिए दोनों नेशंस के द्वारा जो भी इंटरनेशनल लॉज है उसको वो क्या करते हैं, प्रमोट करने का काम करते हैं। यानी कि दोनों नेशंस में हम क्या देख सकते हैं, एक कॉमन इंटरेस्ट देख सकते हैं। तो रीजनल सिक्योरिटी में भी हम देख सकते हैं कि इंडिया और जापान की जो इंटरेस्ट है वो सेम है। फिर बात करते हैं कि किस तरीके से जापान और इंडिया के रिलेशंस को और ज्यादा सुधारा जा सकता है। उसमें अगर हम बात करते हैं कुछ अगर मेजर पॉइंट की, तो सबसे पहले आता है स्ट्रेंथिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि दोनों नेशंस के बीच में जो भी हमारे रिलेशन स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उसको और ज्यादा हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा सकते हैं। किस तरीके से कि जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको कोलैबोरेट कर सकते हैं ऑन, यानी कि ऑन की रीजनल एंड ग्लोबल इशूज पे, यानी कि जो भी ग्लोबल इश्यूज है उसमें हम दोनों नेशंस जापान और इंडिया क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की जो कॉम इंटरेस्ट यानी कि उन दोनों की जो अगर बात करते हैं नेशंस है, राजनीतिक समझदारी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। यानी कि जो भी ग्लोबल इशू है, जो भी हम बात करते हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के मुद्दे पे, एक दूसरे को कॉर्पोरेट करके भी हम क्या कर सकते हैं, हाई लेवल पे कॉर्पोरेट करके हम अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर इनहेंस ट्रेंड एंड यानी कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू, यानी कि दोनों नेशंस क्या कर सकते हैं, जो भी ट्रेड यानी कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है उसको और ज्यादा आगे बढ़ा करके, यानी कि जो भी मार्केट, यानी कि अगर बात करते हैं ग्रेटर मार्केट एक्सेस, यानी कि एक दूसरे एक दे, एक दो यानी कि दोनों देश एक दूसरे देश को वो क्या कर सकते हैं, एक ग्रेटर मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करा करके भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने रिलेशंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इंडिया और जापान कुड आल्सो कोलैबोरेट, जिस तरीके से अगर बात करते हैं आज के टाइम पे इंडिया और जापान के द्वारा दोनों एक दो जो हमारे बोथ नेशंस हैं, दोनों जो देश है, वो जिस तरीके से आज के टाइम पे इकोनॉमिक फील्ड में अगर बात करते हैं, जो टेक्नोलॉजी है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट में जिस तरीके से यानी कि बात करते हैं कॉर्पोरेट करते हैं, उसको और ज्यादा न्यू प्रोजेक्ट के थ्रू बूस्टअप कर करके भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि जो न्यू प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जैसे कि रेन्यूएबल एनर्जी, फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी हम क्या कर सकते हैं, इन एग्रीमेंट पे भी हम काम करके एक दूसरे नेशंस के साथ अपने जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी रिलेशंस को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और ज्यादा सुधार सकते हैं। अगर दूसरा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें आते हैं एक इम्प्रूविंग पीपल टू पीपल टाइप, यानी कि अगर बात करते हैं जो कल्चर रिलेशन है इंडिया और जो जापान के बीच में, दोनों नेशंस के बीच में, तो अगर हम इसको पीपल टू पीपल, अगर यानी कि अगर हम बात करते हैं लोग एक यानी कि लोगों, यानी कि अगर बात करते हैं किससे, लोगों के बीच में भी हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच में जो सहयोग है उसको बढ़ा करके, यानी कि दोनों देशों के अधिक से अधिक लोगों के बीच में संबंध को बढ़ावा दे करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं जो इंडियन स्टूडेंट जो जापान के अंदर स्टडी करने जाते हैं और जो जापान के स्टूडेंट है वो जो इंडिया के अंदर स्टडी करने आते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, जो हमारे कल्चर है उसको एक्सचेंज कर करके हम क्या कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यानी कि स्ट्रेंथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, यानी कि इंडिया और जापान दोनों मिलकर के क्या कर सकते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन है इंक्लूडिंग अगर बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज, हाई स्पीड रेल जैसे कि बुलेट ट्रेन हो गया, फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, जिसमें कि अगर हम बात करते हैं जो भी जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो इन सेक्टर में भी क्या कर सकते हैं, दोनों नेशंस एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करके हाई लेवल पे कॉर्पोरेट करके अपने रिलेशंस को हम सुधार सकते हैं और ज्यादा अपने रिलेशंस को मजबूत कर सकते हैं। फिर बात क्या करते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कोलैबोरेशंस ऑन इनोवेशंस, यानी कि दोनों नेशंस क्या कर सकते हैं, अगर बात करें दोनों देश क्या है, नवाचार और अनुसंधान के विकास पर भी क्या है विशेष रूप से क्या कर सकते हैं, जैसे कि क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, नई नई रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। इन सेक्टर पे भी क्या है, दोनों देश एक दूसरे के साथ क्या है, हाई लेवल यानी कि और ज्यादा डेवलपमेंट और रिसर्च करके भी क्या कर सकते हैं, अपने रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ज्यादा एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट कर सकते हैं, एक्सचेंजेस कर सकते हैं। फिर बात करते हैं दोनों नेशंस के बात अगर बात करते हैं, इससे दोनों देशों के बीच में क्या एक दूसरे की ताकत से भी क्या होगा, लाभ उठाने को मिलेगा। और जो जो हमारे बात करते हैं जो कंट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि जो भी डेवलपमेंट है, जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज है में क्या है, विकास में क्या है, काफी ज्यादा क्या मिलेगा हमें, एक
सहयोग और योगदान मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंडिया और जापान के रिलेशंस को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने अपने चैप्टर 4 को कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमने टोटल 9 लेक्चर में चैप्टर 4 को कंप्लीट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने क्या-क्या डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम जापान और इंडिया के रिलेशंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कौन से स्टेप्स थे जिससे हम इंडिया और जापान को रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर हमने इंडिया-जापान डिफेंस रिलेशनशिप के बारे में बात किया था। फिर कल्चर रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया, इकोनॉमिक रिलेशनशिप के बारे में बात किया था, पॉलिटिकल रिलेशनशिप के बारे में बात किया था। फिर इसका एक ओवरव्यू डिस्कस किया था। फिर किस तरीके से जापान एक सनराइज़ की तरह उभर कर के आया, उस पे हमने डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। यदि आपको लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 9 तक में जो भी डाउट है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम अपना लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपना लेक्चर जो चैप्टर 5 है उसको डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी एडवाइस देना हो या कोई कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप वहाँ पर के जाकर के देख एडवाइस दे सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप वो डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।